आमतौर पे कमिश्नर साहब ये देखा जाता है कि जब हम एक्शन लेते हैं तो हम कैरियर्स को पकड़ते हैं या जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं व्हीकल को, ट्रक लेके जा रहा है या कोई व्हीकल में लेके जा रहा है। बट द रियल माफियाज, दोज हु आर ऑपरेटर ऑफ दिस इलीगल ट्रेड, जो बड़े वाइट कॉलर्ड लोग हैं जो अल्टीमेटली इसको शेल्टर दे रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं कि यदि चुनाव में शराब आ रही है तो कहीं ना कहीं उसके पॉलिटिकल लिंकेज हैं। कभी कोई प्रत्याशी जेल नहीं गया, कोई कैंडिडेट जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है उसने शराब जाहिर सी बात है उसने अपने इंटरेस्ट में मंगवाई है। तो ये जो पावरफुल लोग हैं, आपको नहीं लगता कि रूट कॉज पे हमें काम करने की ज़रूरत है? ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रेज अभी भी नंबर 1 पे है। आप क्या मानते हैं, परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या एक पावर सेंटर है, ग्लैमर है, फैसिलिटीज़ हैं? शराब माफियाओं के शिकंजे से उत्तर प्रदेश को मिलेगी कब आजादी? आखिर कब रुकेगी अवैध शराब के कारोबार से गरीब परिवारों की बर्बादी? देखिए आबकारी विभाग के आयुक्त IAS सेंथिल पांडियन से वरिष्ठ पत्रकार दीपक मिश्रा किस तरह आपके दिल में उठने वाले हर सवाल का मांग रहे हैं जवाब। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। उत्तर प्रदेश में सीनियर IAS ऑफिसर सेंथिल पांडियन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग के आयुक्त हैं और पूरे प्रदेश में इस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। पांडियन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा बीता, आपके परिवार के बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपकी एजुकेशन, और कंपटीशन में जब आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी आपने कहाँ से की? मैं जो है मूल निवासी तमिलनाडु का हूँ। मेरा MSc और PhD पढ़ाई जो है दिल्ली से हुआ है। बेसिकली मैं साइंटिस्ट बनने के मोटिव में मैं दिल्ली आया था, बट लेकिन थोड़ा सा डेस्टिनी चेंज हो गया। देन फाइनली हम लोग सिविल सर्विस तैयारी करके इसमें IAS में आ गए। मैं 2002 बैच का हूँ। मेरा प्रोबेशन झांसी से शुरू हुआ। मेरा प्रोबेशन था, मैं झांसी में असिस्टेंट कलेक्टर था। उसके बाद मैं शाहजहाँपुर लखीमपुर खीरी का SDM रहा हूँ। उसके बाद CDO भी 2-3 ज़िले में रहा हूँ। देन एज DM के रूप में प्रतापगढ़, बलिया, बांदा, बदायूं, लखीमपुर खीरी, ये 5 ज़िले में DM रहा हूँ। उसके बाद मैं सेंट्रल डिप्यूटेशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, भारत सरकार के डिप्यूटेशन में चले गया। मैं जो है पासपोर्ट ऑफिसर चेन्नई रहा हूँ। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का MOS थे, उनका PS रहा हूँ। उसके बाद मैं वापस UP में 2018 में आया। मैं जो है MD पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ग्रुप में ऑलमोस्ट 3 साल मैंने काम किया। उसके बाद यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी रही, मदर फादर आपके क्या करते रहे, और साइंटिस्ट बनने के बारे में जब आपने सोचा था तो आप स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते थे या किस साइंस की कौन से फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट था? बेसिकली मेरा फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे एंड मैं साइंटिस्ट बनने का मतलब एग्रीकल्चर का बेसिकली आई डिड मैं MSc PhD फ्रॉम पूसा इंस्टीट्यूट में। सो हम लोग मैं तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहता था बेसिकली, बट दिल्ली में आने के बाद हमारे जो है मतलब और लोगों को देखते हुए जो माइंड चेंज हो गया है, सो डेस्टिनी चेंज हो गया है, सो इसलिए जो है मैं फाइनली IAS में एंट्री किया हूँ। अच्छा, आज ज़्यादातर नौजवान जो हमारे अच्छे यूथ हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रेज अभी भी नंबर 1 पे है। आप क्या मानते हैं, परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या एक पावर सेंटर है, ग्लैमर है, फैसिलिटीज़ हैं? एक आम नौजवान के लिए इस सर्विस का जो क्रेज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिमांड युवाओं में अगर पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हैं, तो बहुत से युवा कहते हैं कि हम IAS में जाना चाहते हैं। देखिए, आम नागरिक का इवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोशल क्लास, कोई भी बच्चा जो है अच्छा अगर पढ़ने वाला है, वो जो है अपने को खुद का अच्छा परफॉर्मेंस कराने के लिए, दिखाने के लिए जो है ऑलवेज ट्राई टू एक्सेल करना चाहता है। जो उसी में आई थिंक सरकारी नौकरी में सबसे अच्छे सर्विस माना जाता है सिविल सर्विस का। और इसमें नॉट ओनली प्रेस्टीज, आपके बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है
अच्छे काम करने के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए, और एक आपको भी खुद का सेटिस्फेक्शन भी है। वैरायटी ऑफ आपके नेचर ऑफ जॉब्स भी डिफरेंट है, और उसके साथ साथ हर पोस्टिंग में आप जो है कुछ ना कुछ जो अच्छा कर सकते हैं, इसलिए जो लोग का इसमें क्रेज़ी है। मेरा पीपल आर क्रेज़ी अबाउट सिविल सर्विसेज। ड्यूरिंग स्टडीज़ जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, कभी कुछ ऐसा एक चैलेंजिंग पॉइंट आया जब लगा कि बहुत डिफ़िकल्टी है या बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या कभी कभी ऐसा होता था कि हिम्मत कम होती थी, करेज कम हो जाता था कि नहीं इट्स वेरी टफ, हाउ आई विल डू इट, बट अल्टीमेटली यू हैव क्रैक्ड इट? जब मेरा साथ ये हुआ है, मैं जो है बिना तैयारी के साथ जो है प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स में पास हो गया, उसके बाद मेरा हिम्मत बढ़ गई थी बेसिकली। बट लेकिन जब मैं इंटरव्यू में फेल हुआ तब जो है मुझे लगा थोड़ा सा टफ है। देन उसके बाद दोबारा आपके इसमें एक चीज़ है, अगर एक बार इंटरव्यू फेल हो गया फिर शुरू से आप जो है प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू में आना पड़ेगा। सो दैट वाज अ टफ टाइम। और एक बार आप इंटरव्यू तक जाके और आप जो है निकाल नहीं पाएंगे, देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी बिगिनिंग। वो थोड़ा सा कठिन समय था, बट लेकिन ईश्वर की कृपा से अचीव कर लिया। यू गॉट इट इन द सेकंड अटेम्प्ट? आई डिड इट इन फोर्थ अटेम्प्ट। हाँ, बट इन लाइक मेरा मोटो यही नहीं था बेसिकली। मैं तो साइंटिस्ट बनने के लिए आया था, बट लेकिन वहाँ आने के बाद लोगों को देख के उसके बाद मैंने भी मूड चेंज कर लिया। आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहते थे, किसानों के लिए काम करना चाहते थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि किसानों की इनकम डबल हो, उनकी इनकम बढ़े, फार्मर्स जो हैं उनको एम्पावर किया जाए, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी हो। ऑल इंडिया सर्विसेज में भी बहुत सारे एवेन्यूज़ मिलते हैं। आप बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब आपने ज़िले में काम किया तो वहाँ पर आपके अधीन कृषि विभाग भी होता है। तो वो जो एक मन में कृषि वैज्ञानिक बनने की जो इच्छा थी किसानों के लिए काम करने की, ऑल इंडिया सर्विस में आने के बाद भी आपको मौके ज़रूर मिले होंगे किसानों के लिए काम करने के? एक्चुअली हम लोग ज़िले में थे तब हम लोगों को हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, उनको बुला के कहते थे 3 तरीका टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में है। एक जो है नो कास्ट टेक्नोलॉजी, दूसरा लो कास्ट टेक्नोलॉजी, और तीसरा जो है नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी होती है। किसान का भी अपने ओन टेक्नोलॉजीज है, वो जो है इवन उनसे हम लोग का सीखना चाहिए। जो उन लोग अच्छे अपने कुछ किसान में देखा हूँ, बहुत सारे जगह पे देखा हूँ, अपने हिसाब से अपने इक्विपमेंट बनाते हैं, अपने टूल्स बनाते हैं। वो जो है उसको हम लोग का उसके ऊपर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो इंस्टेड ऑफ लैब टू लैंड, लैंड टू लैब भी होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए। ये मेरा मानना था। मैं जैसे कहा भी डीएम रहा हूँ, मैं खुद जो है जाता हूँ कृषि मेला में या किसानों से बात करता हूँ, कहता हूँ इस टाइप का टेक्नोलॉजी हम लोगों को अडॉप्ट करके उसको जो है उच्चीकृत करना चाहिए। बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा, और ख़ास बात यह है कि जो हमारी देसी तकनीक है, जो जिसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जो खेतों में किसान खुद एक्सपेरिमेंट करके अपनी टेक्नोलॉजी तैयार करता है, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। आबकारी विभाग भी एक बड़ा चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर, क्योंकि हर तरह के लोग जुड़े हैं, हाई क्लास से लेकर हाई क्लास में भी वाइन का कंजप्शन है, मिडिल क्लास में भी है, और लोअर सेगमेंट जो सोसाइटी का है, कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग, लेबर क्लास के लोग, वो भी आपके कंज्यूमर हैं। कई बार लोग जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं, वो सस्ती शराब हासिल करने के चक्कर में, कम पैसे की शराब उन्हें कहीं मिल जाती है, ऑफ़र कर देते हैं लोग, या इलेक्शंस में फ्री में शराब ऑफ़र कर देते हैं चुनाव में, और अक्सर जहरीली शराब लोग पी लेते हैं, बड़ी संख्या में मौत होती है। काफ़ी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं पूर्व में। तो आप आबकारी आयुक्त के पद पर आने के बाद 3 प्रमुख कौन सी चुनौतियां, कौन से चैलेंजेस आपने आइडेंटिफाई किए हैं? विगत अभी कुछ दिनों में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। जैसे मेरा भी एक बहुत बड़ा इसमें आने के बाद बहुत चैलेंज है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। एनफोर्समेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कच्ची शराब लोग बनाते हैं या अवैध शराब बाहर से भी ले आते हैं, जैसे हरियाणा, नेपाल, जो उसी वहाँ से स्टेट से भी आ जाती है, उसको रोकना सबसे आवश्यक है, नंबर 1। इसलिए है उसकी वजह से 2 तरीका है। ये कभी कभी जो है कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस मिला देते हैं, उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। दूसरा, जैसे अगर मृत्यु भी नहीं होती है, सपोज नॉर्मल इसमें है, तब भी रेवेन्यू का लॉस होती है।
सो स्टेट का भी लॉस है, ह्यूमन लॉस भी है। तो इसके दोनों लेके इसको चलना पड़ेगा। हम लोग जो इसको पिछले 1 महीने से लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में आपको लगातार अभियान चला रहे हैं। अब स्पेशल अभियान भी 26 तारीख से लेकर पिछले महीने 26 से लेके आज 6 तारीख तक चलेगा। उसमें आज तक 6-7 दिन के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक 15 ऑलमोस्ट 56,000 लीटर हम लोगों ने अवसर पकड़ी गई और 1500 केसेस जो है मुकदमा हम लोगों ने दर्ज कराया। अभी भी आगे भी ये अभियान चलेगा। आप सोचे होंगे ये तो स्पेशल अभियान है, उसके बाद थोड़े दिन के बाद कम हो जाएगी। मेरा मानना है जो हो इसको अभियान ख़त्म होने वाला नहीं है, इसको हम लगातार चलाएँगे। हम लोगों ने ये भी टारगेट बना रखा जो है कभी भी मतलब किसी गांव में भी अवैध शराब नहीं बनना चाहिए। दूसरा, बाहर की जो तस्करी शराब जो है आना नहीं चाहिए। स्पेशल ड्राइव जो है हम लोग हरियाणा बॉर्डर में भी पूरा हम लोग चला रहे हैं। उसके बाद नेपाल बॉर्डर में भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी मैं चला रहे हैं। चंदौली, जो कुशीनगर, महाराजगंज, उसी बॉर्डर में भी चला, लखीमपुर खीरी, उसी एरिया में हम लोग पूरा लगातार हम लोग चला रहे हैं। अभी इस बार चुनाव का साल भी है, इसलिए हम लोग का और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम लोग उसको पूरा हम लोग करेंगे। आमतौर पे कमिश्नर साहब ये देखा जाता है कि जब हम एक्शन लेते हैं तो हम कैरियर्स को पकड़ते हैं या जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं व्हीकल को, ट्रक लेके जा रहा है या कोई व्हीकल में लेके जा रहा है, बट द रियल माफियाज, दोज हु आर ऑपरेटर ऑफ दिस इलीगल ट्रेड, जो बड़े वाइट कॉलर्ड लोग हैं जो अल्टीमेटली इसको शेल्टर दे रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं कि यदि चुनाव में शराब आ रही है तो कहीं ना कहीं उसके पॉलिटिकल लिंकेज हैं। कभी कोई प्रत्याशी जेल नहीं गया, कोई कैंडिडेट जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है उसने शराब जाहिर सी बात है उसने अपने इंटरेस्ट में मंगवाई है। तो ये जो पावरफुल लोग हैं, आपको नहीं लगता कि रूट कॉज पे हमें काम करने की ज़रूरत है? नहीं, पक्का आप सही कर रहे हैं, रूट कॉज पे हम लोग काम करेंगे। अब देखेंगे आप जो है, जो सहारनपुर में एक आदमी था, कम से कम 10-12 साल से वो काम कर रहा था, उसके ऊपर 19 मुकदमा था। उन्होंने सरेंडर कर दिया, एफिडेविट भी लिख के दे दिया। हम इस काम नहीं करेंगे बिकॉज उनके ऊपर हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की। उसके साथ उन्होंने अपने जो काम है वो छोड़ दिया। वो पहले ही तस्करी करता था हरियाणा से। जैसे हम लोग अभी समय जो लोगों के ऊपर प्रेशर बना रखे हैं। हमारे पास 2 तरीका है, योजना है। एक संदिग्ध गाँव का लिस्ट है हमारे पास, और उसके बाद जो भी आदमी वहाँ पे जो इस टाइप का काम करता है उनका लिस्ट भी हमारे पास है। हम लोग पिछले वीक भी सभी को अगेन उसको लिस्ट को शेयर किया है। शेयर करने के बाद उनको लगातार वाच कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और आई थिंक उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी। अगर आदमी छोड़ दिया, अगर नागरिक रूप में, अच्छा नागरिक रूप में काम रहना चाहता है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज जो है हम लोग उनके पीछे पड़े रहेंगे। आई थिंक उसे लगातार कार्रवाई करने पे आई थिंक अपने आप जो है सुधर जाएंगे। आपने बताया कि और पहले में भी जो हिस्ट्री रहा है, जो स्टडीज़ हैं, कि हरियाणा जो है वो एक एपिक सेंटर हो गया है इलीगल शराब का, और हरियाणा से बड़े पैमाने पे शराब यूपी में आती है। यूपी के बॉर्डर्स पे आप उन्हें रोकते हैं, चेक करते हैं, जिलों में भी आप रोकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट से बात करके हम वहाँ पर सीधे रेड क्यों नहीं करते हैं, वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है और निकल के आ रही है और फैलाई जा रही है? और जबकि हम एक कंट्री में दूसरे स्टेट से कोऑर्डिनेशन डेवलप करके इस पे काम कर सकते हैं। नेपाल से भी, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल से कोऑर्डिनेशन डेवलप करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। साल में हर साल ऐसी घटनाएं कुछ महीनों पे होती हैं, दर्जनों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग अब तक मर चुके होंगे अगर पिछले कुछ सालों में आप देखें तो इसे हम एक गंभीरता से लेकर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर कार्य योजना क्यों नहीं तैयार कर पाते हैं? देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहती है अवैध शराब जो है बिकें, चाहे हरियाणा सरकार हो या यूपी हो या बिहार हो, जो भी है। इसलिए जो कभी सरकार इसमें वो जो है अपने लेवल पे क्या कार्रवाई होना चाहिए वो करते रहेंगे। और हम लोग भी लगातार जो है बॉर्डर मीटिंग, कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहती है। ये जो है उसके ऊपर जो है कुछ लोग अपने आपस में तैयार करके करते हैं। और दूसरा, उनका मकसद जो है यूपी में बेचने का नहीं है, यूपी क्रॉस करते हुए बिहार में बेचने का है। बिहार में प्रोहिबिशन है, इसलिए शराबबंदी है, इसलिए वहाँ बेचने का है। सो इसलिए हम लोग उसमें स्पेशली जो ईस्टर्न प्रेफरल एक्सप्रेस वे है, जो हमारे एक्सप्रेस वे जाती है, वहाँ से जो अगर सोनीपत से किसी ने चढ़ लिया वहाँ पे ऊपर, उसके बाद सीधे जो है लखनऊ या वाराणसी के बीच में कभी चेकिंग नहीं होती है रोड पे। सो उसमें हम लोग कभी समय अलर्ट है। और उसके बाद जो नेपाल का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी हम लोग बहुत अलर्ट है। उसके साथ साथ हम लोग कोऑर्डिनेटिव मीटिंग भी कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं।
सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो हम लोग अगर लगातार हम लोग इन्फोर्समेंट करेंगे, मेरा ख्याल से रुक जाएगी। पॉलिटिशियंस जो अवैध शराब अपने क्षेत्रों में मंगाते हैं और अवैध शराब की कीमत कम होती है, एज अ जर्नलिस्ट मैं भी ये कह सकता हूँ कि मुझे खुद ये पता है कि चुनाव में पॉलिटिशियंस मंगवाते हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हों, और उन्हें बल्क में शराब की ज़रूरत होती है और वो गांव में शराब बंटवाते हैं। इंटेलिजेंस के इनपुट आपके पास भी होंगे कि ऐसा ट्रेडिशनली होता रहा है चुनाव में। तो वहाँ पर जो पॉलिटिशियन है वो अपने इंटरेस्ट में ये क्राइम करवाता है। क्या बतौर आबकारी आयुक्त आप चेतावनी देंगे ऐसे लोगों को? आप कहेंगे कि इस बार जो बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वाइट कॉलर्ड लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, इफ़ दे आर इन्वॉल्व, क्या ऐसे लोग भी जेल जाएंगे जिनकी भले ही कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, लेकिन वो अगर इन्वॉल्व हैं और वो फ़ायदा ले रहे हैं? ऑपरेटर्स तो कमज़ोर लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनके नौकर काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो साजिश की रचना है, प्लानिंग उनकी है। देखिए, ये कोई चीज़ जनरली कहा नहीं जा सकता है। अब हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आएगी, उसके बाद जो चुनाव आयोग और हम लोग जो भी आपस में तय करते हैं, उसी बेसिस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। लॉ के सामने सब लोग सामान्य है, ठीक है, इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है। तो इस बार जो भी हमारा इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहेगी, उस बेसिस पे हम लोग अगर किसी ने ऐसे काम करने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं किसी क्लास के संबंध में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। इन जनरल जो है कोई भी रहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर शहरों में बार का ट्रेंड बढ़ा है, बड़े शहरों के साथ साथ अब जो मिडिल क्लास के टाउन हैं वहाँ भी बार की डिमांड भी हो रही है और बार खुल भी रहे हैं, मॉडल शॉप भी बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और नौजवानों का भी वो भी काफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं लीकर। बार जो हैं अभी लखनऊ में अक्सर आप देख रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है कि बार जो हमारे लाइसेंसी बार हैं वहाँ पे डिसिप्लिन की एक प्रॉब्लम है। वहाँ पर देर रात तक बार खुले रहना और फिर नशे में वहाँ पर इलीगल चीज़ें होना, मारपीट हो जाना, हिंसा हो जाना, क्राइम हो जाना, और शहरों में गाड़ियों में लोग प्रतिबंध के बावजूद गाड़ियों में शराब पीना, फिर तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाना, रोड रेसिंग, एक्सीडेंट, हिट एंड रन। तो इस पूरे बिज़नेस को डिसिप्लिन्ड वे में, कि जो इसकी बेसिक जो इसके आपने जो रूल्स बनाए हैं, लोग कंज्यूम करने वाले लोग उन रूल्स को फॉलो करें और उसकी वजह से कोई लॉलेसनेस ना हो, कहीं प्रॉब्लम ना हो सोसाइटी में। बेसिकली आप जो भी आपने बहुत सारा चीज़ कहा है, वो जो है एवरी जो ऑफेंस है उसके लिए अलग अलग सेक्शन है। उसमें आबकारी में भी कुछ सेक्शंस आती है, उसके साथ साथ जो पुलिस का भी इन्फोर्समेंट का हम लोग इस बार कराएंगे जरूर। अभी जो रिसेंटली हम लोग उसमें सभी तकड़ा इन्फोर्समेंट का सिस्टम अभियान चला रखे हैं। आई थिंक बेसिकली क्या है ना, वो नागरिक को भी अपने रिस्पॉन्सिबल सोचना चाहिए। सो आई थिंक उसको भी हम लोग इस बार जो है बढ़ावा देंगे। अब देखिए, लॉलेसनेस सोसाइटी तो है नहीं अभी, बट लेकिन जो भी कुछ लोग अगर रूल को नियम को वायलेट करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हम कराएंगे। दोनों, बहुत आबकारी और पुलिस दोनों मिलके कराएंगे। आई थिंक ऐसा कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी एक विवाद का विषय रहता है। अक्सर कहा जाता है कि जो अच्छे रिकॉर्ड वाले ऑफिसर्स हैं उन्हें साइड पोस्टिंग में भेज दिया जाता है, और बहुत से ऑफिसर्स, ख़ासतौर से आपके जो इंस्पेक्टर्स और डीईओ, आपके ज़िला आबकारी अधिकारी और इंस्पेक्टर्स जो आपके आबकारी निरीक्षक हैं, तो पोस्टिंग्स में, ड्यूटीज़ में एक ट्रांसपेरेंसी हो, अच्छे लोगों को अवसर दिया जाए, जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, उन्हें मौका दिया जाए। इस पर किस तरह से आप फोकस कर रहे हैं? अब देखिए, इसमें कोई आश्वासन नहीं दूंगा मैं, बट लेकिन आप अनुभव करिएगा, है ना। मैं ये कहूँगा, बट अभी तो ट्रांजिशन बंद है, सरकार ने अच्छा कर रखा, बंद कर रखा है, इसलिए अगले साल तो कुछ होना नहीं है ना। बट लेकिन जब भी होगा देन आप भी अनुभव करेंगे। उसमें मैं कोई आश्वासन देने की मतलब ज़रूरत नहीं है, मैं मतलब एक्शन में दिखाऊँगा। अब एक अंतिम प्रश्न के साथ हम लोग इस वार्ता को समाप्त करेंगे कि आप आबकारी आयुक्त के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को, कंज्यूमर्स को भी अपने क्या मैसेज देंगे, क्या उनसे अपील करेंगे, जिससे कि कोई समस्या सामने ना आए और उनका भी जीवन सुरक्षित रहे? मैं तो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमारे गांव का प्रधान होते हैं, इन्फोर्समेंट तो एक चीज़ अलग है, हमारे गांव का प्रधान होते हैं, चौकीदार होते हैं,
और जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उन्हीं के माध्यम से एक अच्छा एक सोशल रेवोल्यूशन चलाना चाहिए। मैं ये कहूँगा जो अननेसेसरली जो लोग जो आके किसी के अवैध शराब पी के कुछ कभी कभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, उसको अवॉइड करें। और उसके बाद हम लोग भी कुछ चेंजेस पॉलिसी में ले आएंगे इस बार, और भी कुछ चेंजेस करेंगे सो दैट जो है हम लोग का जो अवैध शराब की तरफ से चलने वाले को भी रोकेंगे, इंस्टीट्यूशनली रोकेंगे उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही आबकारी आयुक्त साहब ने कि सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है। हमेशा ये उम्मीद न रखी जाए कि हर जगह कोई कार्रवाई करने वाला खड़ा रहे और डंडे के सहारे व्यवस्था को संचालित करना बेहतर नहीं होता है। बेहतर ये होगा कि लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और जो कंज्यूमर्स हैं वो समझें, समाज के सभी लोग समझें कि शराब का संतुलित इस्तेमाल करें अगर वो करते हैं तो, और अवैध शराब के लालच में पड़ के अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। और ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो तो इस समस्या पर रोक लगाई जा सकती है। धन्यवाद।